वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक सेल क्या होता है, सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल किस तरह से नोटेशन में बताया जाता है, कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल की फंक्शनिंग कैसी होती है, चार्जिंग ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है, चार्जिंग होता है तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, डिस्चार्जिंग होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मैक्सिमम ट्रांसफर जो पावर का जो ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम कब होता है, और किस तरह से सेल को कंबाइन किया जा सकता है। मतलब अगर हम चाहें सर्किट में करंट बढ़ाना चाहें तो सेल कैसे लगाने चाहिए, हम चाहते हैं करंट की वैल्यू बढ़ जाए तो सेल कैसे लगाना चाहिए, हम चाहते हैं कि सेल को कंबाइन करके बैटरी बना दी जाए तो सेल कैसे लगाने चाहिए, और किस तरह से कॉम्बिनेशन मिक्स्ड हो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आज इस पूरे लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में खास बात यह है कि इसे पढ़ने के बाद आपका सेल के प्रति नजरिया निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सेल का मतलब समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर सेल का मीनिंग क्या है या इसकी जरूरत क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। भाई कुछ एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल मैं फिजिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास में एक फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को आपने उठाकर ऐसा थ्रो किया, तो मेरा प्रश्न है कि बास्केटबॉल में से बास्केट में से बॉल क्रॉस हुआ। अब बताइए ये बॉल जाएगा कहां पे जाएगा ये बॉल? तो डेफिनेटली आपका जवाब आया होगा कि ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा। अब ये बॉल नीचे गया तो आपसे पूछता हूं क्यों गया? तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो जवाब देंगे सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गया। अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, अगला प्रश्न, बॉल ऊपर से नीचे आया, अपने आप आया, नेचुरली आया, खुद से आया। अब नीचे से ऊपर अपने आप जाएगा क्या? भाई नीचे से ऊपर अपने आप जाएगा क्या? तो बॉल नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता है भाई, लोअर लेवल से वो हायर लेवल तक, ग्राउंड से बास्केट तक वो अपने आप नहीं जाता, उसे ले जाना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल समझना, दूसरा एग्जांपल फिजिकल एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोगों के घर में पानी की मोटर होगी ना? हाँ बिल्कुल है, सभी के घर में है पानी की मोटर। अच्छा, पानी जब टंकी में ऊपर चढ़ाना होता है हम लोगों को, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टंकी ऊपर रखी होती है, तो पानी कैसे चढ़ाते हो आप? बोले सर कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल होता है, हम जाते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट के पास जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मोटर स्टार्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट होती है, पानी धीरे धीरे अपने आप ऊपर पहुंचने लगता है। तो क्या पानी अपने आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे गया क्या? क्या ऐसा हुआ कि वाटर अपने आप लोअर लेवल से हायर लेवल गया? तो आपका जवाब फिर से आएगा, वाटर अपने आप लोअर लेवल से हायर लेवल नहीं गया। मतलब इन फिजिकल एग्जांपल में आप देख सकते हो मोटर का काम क्या था। तो मोटर का काम था पानी को पंप करना, वाटर को पंप करना। कहां से कहां पंप करना? तो वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे पंप करना, यह मोटर का काम था। अब मेरा एक प्रश्न अगला और आपसे, क्या मोटर पानी पैदा करती है? मार्केट से मोटर खरीद के ले आओ, 10 हॉर्स पावर की मोटर लेके आ जाओ, 50 हॉर्स पावर की मोटर लेके आ जाओ, बटन प्रेस करो, ऑन करो, पानी पैदा होना शुरू हो गया। सर ये आ रहा पानी, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, आएगा अपने आप से पानी? तो पानी नहीं आएगा। तो मोटर का काम वाटर बनाना नहीं होता है, लेकिन वाटर को पंप करना होता है। तो यहां सेल का मीनिंग क्या होता है? तो सेल का मतलब ऐसा है, देखो मैंने वाटर कहा, समझना, वाटर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं करंट से। मोटर को क्या कहा? मोटर को मैंने पंपिंग डिवाइस की, बराबर है ना? तो यह बात हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी शुरुआत में, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमने कहा था कि आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नेगेटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को मोशन करवाना है भाई, चार्ज को मोशन करवाना है। ये कोई भैंस तो है नहीं कि पीछे से डंडा हिलाया, आपने 2 डंडा मारा और चलने लग गया। ये तो इलेक्ट्रॉन है भाई, चार्ज है, और अगर चार्ज है तो पक्की बात है चार्ज को मोशन कराने का तरीका वो नहीं हो सकता जो इंसानों को मोशन कराने का तरीका है। तो चार्ज को मोशन कैसे करवाएं? तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है
जब भी चार्ज को कहां पे रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज के हिसाब से F इक्वल टू क्यू को आप देखो क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। मतलब फील्ड है और चार्ज है तो फोर्स है तो मोशन है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, डेफिनेटली आंसर आएगा आपका करंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कौन करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेंटेन करता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम कहते हैं सेल। तो सेल का काम होता है, सेल का काम होता है क्या करना, सेल का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। सर एग्जांपल समझाओ, देख भाई एग्जांपल देख, आपके घर में घड़ी है जो दीवार पे लगी हुई है, वो अपने आप चलती है क्या? आप देखो घर में जाके पीछे सेल है या नहीं है, बोले है। अच्छा सेल को बाहर निकाल दो, घड़ी चलेगी या रुक जाएगी? सर बोले रुक जाएगी। मतलब घड़ी क्या हुई, घड़ी हुई एक्सटर्नल सर्किट, बराबर। सेल आपने लगाया, जैसे ही सेल लगाया सेल ने एनर्जी दी, एनर्जी दी, सर्किट में कुछ तो भी ऐसा हुआ जिससे कांटे घूमने लगे। वो कुछ तो भी क्या हुआ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कुछ तो भी हुआ जिससे उनका मोशन होने लगा। आप देखो, आपने देखा होगा आपके पास में घर में किसान टॉर्च देखी होगी, आपने टॉर्च देखी होगी रात के समय। रात के समय टॉर्च क्या होती है, लाइट को चली जाती है तो टॉर्च काम आती है। भाई टॉर्च में आपने दो बड़े बड़े सेल लाके रख दिए अंदर, ऐसे इस तरह से इंसर्ट कर दिया, राउंड कर दिया, बटन स्टार्ट किया, बटन स्टार्ट किया तो लाइट डेवलप होना शुरू हो गई। अब उस टॉर्च में से सेल निकाल दो, सेल निकाल दो, सेल को निकाला और अब बटन स्टार्ट करो, लाइट आएगी क्या? नहीं आएगी। तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इक्विपमेंट को, जो बैटरी, जो सेल, जो किसी भी इक्विपमेंट को, जो हो सकता है आपके पास में क्या बोलते हैं टॉर्च हो सकता है आपके पास में घड़ी हो सकता है आपके पास में फैन हो सकता है आपके पास में इलेक्ट्रिक कोई मशीन हो, उन सबको चलाने का काम कर रही होती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही होती है। तो सेल का बेसिक फंक्शन क्या, चलो रिकॉल करते हैं। सेल का बेसिक फंक्शन है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन है किसी सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। देखो लेकिन यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, इसमें हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, ये केमिस्ट्री में आप देखते भी हैं, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसे कांस्टेंट माना जा रहा है। ये धीरे धीरे समय के साथ में जैसे जैसे सेल यूज हो जाता है, आप देखो घर में घड़ी का सेल लंबे समय बाद बदलते हो ना, बदलते हो कि नहीं बदलते हो? अरे भाई सेल कभी खराब होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम होते होते फाइनली इस तरह से हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो सेल को बताया कैसे जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेल। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का बेसिक तरीका होता है, इसका नोटेशन होता है इस तरह से। अच्छा इसको देख के कंफ्यूजन मत पाल लेना कि ये ऐसा ही सेल होता है, सेल ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसका नोटेशन ऐसा होता है। नोटेशन ऐसा होता है, बड़े वाले को कहते हैं हायर पोटेंशियल, छोटे वाले को कहते हैं लोअर पोटेंशियल, और इसके साथ में स्मॉल आर भी बताया जाता है। अब ये स्मॉल आर क्या होता है? तो स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सर मतलब क्या इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या? देखो भैया याद करो, घड़ी के पीछे के सेल को निकाल लेना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का सेल होगा। आज जाना घर पे, घर पर जाने के बाद में हथौड़ा लेना, हथौड़े से तोड़ देना सेल को। क्या बातें कर रहे हैं? अरे हाँ ना, समझना है ना, तो तोड़ देना उसको। तोड़ने के बाद देखना उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप का मटेरियल दिखेगा, उसके बाद उसके अंदर एक रॉड नजर आएगी। तो रॉड नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक टाइप का मटेरियल दिख रहा है, तो ब्लैक टाइप का जो मटेरियल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, सुनना ध्यान से, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ सेल इटसेल्फ इंटरनली इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। सेल को लगाया घड़ी में लगाया, तो सेल के अंदर का जो सर्किट हुआ, अंदर जो मटेरियल हुआ, उसका जो रेजिस्टेंस हुआ वो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। अब सेल को लगाया कहां पे? बताओ भाई, लगाया कहां पे सेल को? तो सेल को घड़ी में लगाया, तो घड़ी जो हो गई वो एक्सटर्नल सर्किट हो गई। आपने सेल को निकाला,
टॉर्च के अंदर लगा दिया, बंद कर दिया। सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस क्या है भाई? सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आपने सेल को कहां पे लगाया? आपने सेल को लगाया टॉर्च के अंदर, तो टॉर्च बाहर का जो सर्किट है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भाई उसे लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड। तो टॉर्च हो सकता है, या हमारे पास में कोई भी डिवाइस जो करंट को कंज्यूम करती है उस डिवाइस को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो देखो सेल कितने टाइप के होते हैं? सेल के टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप के सेल होते हैं, होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। वापस सुनना, पहला सेल कौन सा? प्राइमरी सेल। दूसरा कौन सा? सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल का मतलब क्या और सेकेंडरी सेल का मतलब क्या? भाई आपने सुना होगा मार्केट में कई बार यूज एंड थ्रो सेल यूज करते हो आप। यूज एंड थ्रो मतलब एक बार लिया, यूज किया, फेंक दिया। और दूसरी बार कई बार आप देखते हो कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको आप यूज करते हो, बराबर है, और वापस से चार्जिंग के लिए बैटरी पे लगा सकते हो। ये एक पर्टिकुलर सॉकेट आता है, वहां पर अटैच किया तो रिचार्जिंग हो जाती है। तो इस बेसिस पे सेल को दो टाइप से बताया जाता है। ऐसा सेल जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राइमरी सेल, और ऐसा सेल जिसे वापस से रिचार्ज किया जा सकता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल, बराबर है। और सेल को वैसे भी समझाया जाता है कि सेल दो टाइप के सेल ऐसे भी होते हैं कि रियल सेल और आइडियल सेल। भाई जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है वो रियल कहलाता है। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है वो रियल सेल कहलाता है। लेकिन जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है वो आइडियल सेल कहलाता है। और आप जानते दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता जो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा होता। रेजिस्टेंस तो ऑफर करता ही करता है। इसलिए दुनिया में रियलिटी में रियल सेल ही एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में आइडियल सेल एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने सीख लिया चार्जेबल, रिचार्जेबल। चार्जेबल है और नॉन चार्जेबल है, मतलब जो चार्ज हो सकते हैं और नहीं चार्ज हो सकते हैं। रियल है और आइडियल है, नोटेशन सीख लिया। अब देखो कई बार सर्किट में ऐसा बताया जाता है, इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएमएफ। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सेल की बेसिक फंक्शनिंग अगर समझना हो तो आपको केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना होगा। सेल का केमिकल पार्ट जानना हो कि सेल काम कैसे करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे करता है, तो आपको केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फंक्शन को समझना पड़ेगा, जो हमारे फिजिक्स से कंसर्न पार्ट फिलहाल नहीं है। और उम्मीद करता हूं जो भी बच्चे केमिस्ट्री लिए हुए हैं, जो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, चाहे पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी, सबको केमिस्ट्री आएगा ही आएगा। तो इंतजार कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें बात आपको पढ़ने को जरूर मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेल, यहां हम बात करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेल, द एस्पेक्ट विच विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, वो हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए यहां पे चर्चा करते समय देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसे बताते हैं स्मॉल आर से। कई बार सर्किट में इस तरह से बताया जाता है कि ये होता है स्मॉल आर, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, इस तरह से बताया जाता है नोटेशन में। कई बार कई सर्किट में ऐसा दिखेगा आपको। जब भी सर्किट में ऐसा दिखेगा तो इसका एक मतलब निकलेगा। इसका मतलब निकलेगा कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर सर्किट में सेल को इस तरह से बता दिया जाए कि पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट आता हुआ बताया जाए कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो इसे चार्जिंग ऑफ सेल कहा जाएगा। रिपीटिंग वंस अगेन, सर्किट देखना प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। सर्किट में कभी ऐसा नजर आया कि पॉजिटिव से निकलता हुआ करंट बताया जा रहा है, तो क्या समझ जाना भाई? पॉजिटिव से करंट निकलता हुआ बताया जाए तो कैसे ये समझ जाना कि ये डिस्चार्जिंग का केस है। और नेगेटिव पर पॉजिटिव पर करंट आता हुआ बताया जाए तो ये समझ जाना कि ये चार्जिंग का केस है। अब देखो, अभी भी हमारा एक प्रश्न ये था, सेल काम क्या करता है? सेल क्या काम करता है? क्या सेल चार्ज प्रोवाइड करता है? तो मेरा जवाब, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या मोटर पानी पैदा करता है? क्या मोटर पानी बनाता है? नहीं बनाता है। पानी पंप करता है। तो सेल क्या करता है? चार्ज पैदा करता है। ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, ये चार्ज को पंप करता है। ये चार्ज को पंप करता है, इस तरह से पंप करता है कि मान लो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर है, आपने सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट करने के बाद हम ऐसा बताते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास में ऐसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव।
अब यहां देखो ध्यान से, मूवमेंट किसका पॉसिबल है, मतलब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या फ्री अवेलेबल है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो एटम का पार्ट बचा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट बचा, वो कहलाएगा लेटिस। तो लेटिस पर कौन सा चार्ज है, तो लेटिस पर हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कुल मिलाकर दो वाली बात कर रहे हैं हम लोग, एक पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और एक नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और दूसरे हम लेटिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअलिटी में मूवमेंट किसका होता है, कभी लेटिस वाले पार्ट का मूवमेंट होता है या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजी होता है। तो आप ये जान लो, एक्चुअलिटी में मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लेटिस का मूवमेंट होता नहीं है। लेकिन एक ये बात समझो जो हमने पहले भी सीखी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज आपने रखे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखे, एक प्लस क्यू रखा और एक माइनस क्यू रखा, तो बताइए, मैं पूछता हूं आप लोगों से, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां पे लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहां पे लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब क्या हुआ, इस सर्किट में कंडक्टर वाले पार्ट में मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लगेगा। देखो फील्ड की डायरेक्शन है ए टू बी, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी मतलब प्लस आई। अब देखो स्मॉल ई कैपिटल ए बी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगा बताओ, इलेक्ट्रॉन माइनस आई, देखो प्लस आई मतलब इस तरफ, और यहां बता रहा हूं माइनस आई मतलब इस तरफ, ऐसा समझाने के लिए बताया मैंने। तो फील्ड अगर राइट है तो फोर्स लगा लेफ्ट, फोर्स लेफ्ट लगा मतलब सर्किट में इलेक्ट्रॉन, भाई सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ भागता हुआ आ रहा है, भाई इधर की तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या अत्याचार होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या परेशानियां होगी। तो यह इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी से टकरा जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन लेटिस के साथ कोलाइड हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को शेयर कर देगा, यह इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के थक जाएगा, टकरा टकरा के इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो यह इलेक्ट्रॉन बी से ए तक यहां तक पहुंच जाएगा। फिर ये कहां जाएगा, तो ये सेल के पास जाएगा। सेल क्या करेगा, सेल तंदुरुस्त बना के भेज देगा, एनर्जी देके भेज देगा, बोलेगा बेटा इलेक्ट्रॉन तू थक गया है, तू कमजोर हो गया है, तू आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ले फिर एनर्जी और फिर से भाग। तो सेल क्या करेगा, सेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, जाते जाते इलेक्ट्रॉन के साथ वही घटनाएं घटेगी, कभी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कभी लेटिस से टकराएगा, कभी एनर्जी शेयर हो जाएगी, कभी एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वापस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सेल के इस टर्मिनल पर पहुंचेगा। अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा, ध्यान से सुनना, अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जो केमिकल मैकेनिज्म है। आप तो जानते हो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेल का पॉजिटिव प्लेट और मैंने ये नेगेटिव प्लेट बताया, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझो ध्यान से इस बात को, है ना। अगर सेल के अंदर की बात हम अगर अभी नहीं करें, हम ये बोलें कि बाहर तो सर्किट में ए से बी तक ही फील्ड था, बराबर है, लेकिन अंदर ऐसा होता है, अंदर केमिकली कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेचुरल फ्लो कहां से कहां होता है, अपोजिट टू फील्ड होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होता है, तो देख लो यहां पर फील्ड था पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां से हो रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव से होता हुआ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे पहुंच गया। अब देखना ध्यान से, वापस यहां पर आया, ये पकड़ के इसको एनर्जी देता है, इंटरनल मैकेनिज्म इसको एक्सर्ट करता है फोर्स, और उसको ले जाके उस टर्मिनल की तरफ ले चला जाता है, और वापस से वो एनर्जी गेन करके अंदर जाता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है और वापस से काम करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्जेस, सेल जस्ट प्रोवाइड एनर्जी टू चार्जेस। सेल एनर्जी देता है, किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करने के लिए देता है, मोशन करने के लिए देता है। किसमें मोशन करने के लिए देता है, सर्किट में मोशन करने के लिए देता है। और एनर्जी खत्म क्यों हो जाती है, तो टकरा टकरा के खत्म हो जाती है, शेयर करके खत्म हो जाती है, लेटिस के साथ टकरा के खत्म हो जाती है। तो सेल की फंक्शनिंग मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, इसी के साथ हम आगे और समझते हैं, बढ़ते हैं और यह बात क्लियर करते हैं कि सेल की चार्ज डिस्चार्जिंग का केस देखते हैं हम लोग।
आइए समझते हैं डिस्चार्जिंग का केस। ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ये डैश से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? कि ये सेल का इंटरनल पार्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। पॉजिटिव से करंट इस तरफ, ये आई, यहां से करंट फ्लो हुआ, वापस से करंट इस तरफ बताया गया। बेसिकली देखो करंट क्या माना जाता है, मैंने बोला था आपको करंट दो तरह के चार्ज के कारण होता है। भाई सर्किट में अगर मान लो कंडक्टर ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, तो इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो हो रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा होगा ऑपोजिट टू फील्ड। तो करंट कैसा माना जा रहा होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बराबर है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होगा? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। अब क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा तो सेल ने क्या किया? एनर्जी दी। अरे किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। तो इलेक्ट्रॉन किस किस से जाके वो एनर्जी खर्च कर रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन को तो पहले अपने इंटरनल पार्ट से, बैटरी या सेल के इंटरनल पार्ट से, अंदर से ही इंटरनल सर्किट में भागना पड़ रहा है। इंटरनल सर्किट में भागना पड़ रहा है, किसके अक्रॉस भागना पड़ रहा है? किसके अक्रॉस जाना पड़ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। मतलब कुछ एनर्जी खर्च कहां पर हो रही है? कुछ एनर्जी खर्च हो रही है इसमें, और बाकी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचते समय जो कि कंडक्टर था, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से टकराना पड़ा, लैटिस के साथ कोलाइड होना पड़ा, एनर्जी को शेयर करना पड़ा। तो वो एनर्जी खर्च हो रही है अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज द अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसे ऐसा बताया जा सकता है। तो हमने कहा ईएमएफ को डिफाइन क्या किया गया कि भाई आपको अगर चार्ज को किसी क्लोज्ड लूप में मोशन करवाने के लिए, वापस सुनना, अगर आपको किसी चार्ज को क्लोज्ड लूप में मोशन करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, उस वर्क जो करना पड़ा, और उस चार्ज के रेशियो को हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब है हमें चार्ज को मोशन करवाना है कहां पर? सर्किट के अंदर। कहां? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उसमें क्या लगेगी? एनर्जी। उस एनर्जी के, उस वर्क पर यूनिट चार्ज के रेशियो को ईएमएफ कहा जाता है। तो ये जो वर्क है, टोटल वर्क जो है, वो कहां कहां खर्च हुआ? तो वो स्मॉल आर और कैपिटल आर के अगेंस्ट में खर्च हुआ, बराबर है। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के अगेंस्ट में खर्च हुआ। तो टोटल वर्क डन लिख दिया Q मल्टीप्लाई बाय ई। वैसे ही हम वर्क डन फ्रॉम स्मॉल आर लिख सकते हैं, देखिएगा स्मॉल आर, और हम लिख सकते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के केस में भी इसे वर्क डन को लिखा जा सकता है बच्चों। ओके, तो वो वर्क डन, इस इक्वेशन से वो वर्क डन निकाला जा सकता है। अगर हम उस वर्क डन को निकालें तो भी आंसर पॉसिबल है। और ये कंसेप्ट जो है आपका, मतलब जो एनर्जी कंसेप्ट है, बस ये आपको विजुअलाइज कराने का एक तरीका था। तो आइए समझते हैं हम आगे। और हमने ये कहा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। मान लो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपके पास में डी है। हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी समझ सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ से भी समझ सकते हैं, केवीएल केसीएल का एप्लीकेशन कर सकते हैं और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो देखो करंट ए टू बी, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हायर टू लोअर फ्लो होता है, लोअर टू हायर फ्लो होता है। तो करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है। करंट यहां से आया, हायर टू लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव, वापस पॉजिटिव से नेगेटिव। नाउ एबीसीडी ए बराबर। ए से भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? तो ए से भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। बी टू सी देखो, बोलो बी टू सी जा रहे हो तो कहां पे जा रहे हो? बी टू सी जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, मतलब माइनस आई आर। सी टू डी आई कुछ है क्या? तो सी टू डी कुछ भी नहीं है। नाउ डी टू ए आ जाओ, तो डी टू ए आते समय देखो आप कहां से कहां जा रहे हो? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये ई, अब देखो ये सेल का नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो प्लस ई इक्वल टू 0। तो इसे सीधा सीधा लिखा जा सकता है इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। एक बात पूछता हूं आप सभी लोगों से, बड़े ध्यान से बताना मुझे। मैंने कहा था जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो चार्जिंग कहेंगे या डिस्चार्जिंग कहेंगे? तो मैंने आप लोगों से कहा था जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो इसे चार्जिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चार्जिंग नहीं, डिस्चार्जिंग कहा जाएगा, डिस्चार्जिंग।
तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस है, इसे कहते हैं E, इसे कहते हैं V, इसे कहते हैं I इंटू स्मॉल r। अच्छा E का मतलब क्या है? EMF ऑफ द सेल। अच्छा V क्या है? V देखो ये R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर वाला रेजिस्टेंस, या वो डिवाइस जो करंट खा रही है, करंट ले जा रही है। जैसे टॉर्च के अंदर हमने बोला था ना, टॉर्च के अंदर सेल लगाया था, तो सेल हो गया पार्ट। अब टॉर्च का बाहर का जो सर्किट है जिसमें टॉर्च में करंट फ्लो हो रहा है, वो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये कहलाता है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सेल का ये वाला टर्मिनल ए, सेल का ये वाला टर्मिनल, मान लो यहां पे समझो ध्यान से, ये स्मॉल आर है, ये ए है और ये आपके पास बी है, ये देखो कैपिटल आर है। देखो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसी ड्रॉप को V बताया गया है, जिसे V इक्वल टू आई इंटू आर लिखा गया है। बराबर है ना? तो V मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं कई जगह पे लोग, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, और इसे कहते हैं EMF। तो EMF दैट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा एक प्रश्न पूछता हूं, E की वैल्यू V के इक्वल कब कर सकते हो? बताओ E की वैल्यू V के इक्वल कब कर सकते हो? जब R इक्वल टू 0 हो जाए। जब R इक्वल टू 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू V प्लस I इंटू 0, तो E की वैल्यू आ जाएगी V प्लस 0 और E आ जाएगा V। मतलब किसी भी सेल का EMF, किसी भी सेल का EMF उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल उसी केस में हो सकता है, हमेशा उसी केस में हो सकता है जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, मतलब आइडियल सेल हो। और आप जानते हैं दुनिया में प्रैक्टिकली कोई आइडियल सेल होता नहीं है। यहां एक बात और सीखने को मिली, देखो E इक्वल टू V प्लस समथिंग, V प्लस समथिंग मतलब V से ज्यादा। V से ज्यादा मतलब बड़ा कौन? बड़ा EMF और छोटा कौन? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बड़ा कौन होता है? EMF बड़ा होता है। छोटा कौन होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात हम सीख चुके हैं। आइए और समझिए आगे इस बात को। हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, हम लिख सकते थे E इक्वल टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, E माइनस V, या दोनों तरफ एक काम करो, दोनों तरफ आप V से डिवाइड कर दो, तो V बाई V आई इंटू स्मॉल आर अपॉन V, E बाई V इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू स्मॉल आर आई इंटू कैपिटल आर, आई से आई कैंसल, E बाई V इक्वल टू 1 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू E बाई V माइनस 1, तो स्मॉल आर आ गया आपके पास कैपिटल आर, E बाई V माइनस 1। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिख दिया? कैपिटल आर, E बाई V माइनस 1। अच्छा मैंने ये फॉर्मेट क्यों बताया भाई? मैंने ये फॉर्मेट इसलिए बताया कि जब आगे आप पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे तो पोटेंशियोमीटर में डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल नाम का टॉपिक पढ़ोगे, तब यहां पे ये वाला तरीका यूज किया जाएगा जो आपको आगे देखने को मिलने वाला है। अच्छा एक बात और समझना यहां पर ध्यान से, मैंने अभी आप लोगों से कहा जब डिस्चार्जिंग का केस है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो E इक्वल टू आ रहा है V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन याद रखना, V इक्वल टू E माइनस आर, E माइनस आई आर। ध्यान रखना बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। मतलब क्या? जब भी डिस्चार्जिंग होगी तो इक्वेशन याद रखना E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं सेल की डिस्चार्जिंग नहीं, सेल की चार्जिंग। कभी कभी केस ऐसे भी आते हैं कि आप सेल को चार्ज कर रहे होते हो, जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हो तो सेल के कैसे पता करें कि सेल चार्ज हो रहा है? तो बेटा सेल को चार्ज करते समय ऐसा होता है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल पर आती हुई बताई जाती है। ये रहा देखो A, ये B, ये C और ये D। जब भी ऐसा होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर हम करंट को एंटर होता हुआ बताते हैं तो हम इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ द सेल। अब देखो ध्यान से, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है क्या? बताओ, सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं करता है। मैंने बताया था मोटर पानी पैदा करती है क्या? तो मोटर पानी नहीं बनाती, मतलब सेल या बैटरी चार्ज नहीं बनाता। वो तो जितना आता है उसको एनर्जी देता है और भगा देता है।
तो यहां अगर आई करंट आया मतलब इस जगह से भी आई निकल गया होगा। जहां करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां करंट एंटर मतलब ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा लिखा जा सकता है। आइए फिर से इक्वेशन लिखते हैं, ए बी सी डी ए। क्लोज लूप में केवीएल इक्वेशन लिखी जा सकती है। ए टू बी आई है, कुछ है क्या ए टू बी? तो ए टू बी कुछ नहीं है। बी टू सी देखो क्या है, बी टू सी है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस आर। तो बी टू सी आप सीधे सीधे लिख सकते हो माइनस आई आर। फिर देखो सी टू डी कुछ है क्या? तो सी टू डी कुछ भी नहीं है। नाउ डी टू ए की बात करते हैं। आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कि हम कहां जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कि हम कहां जा रहे हैं। हम हायर से लोअर जा रहे हैं। लोअर जा रहे हैं मतलब माइनस ई, माइनस आई इंटू स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस वी माइनस ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू, देखो वापस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा इस तरफ से आ रहा है माइनस आई आर, फिर उसके बाद में माइनस आई कैपिटल आर और माइनस ई, बराबर है। तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास में माइनस वी माइनस ई माइनस आई आर, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वापस से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस ई माइनस आई आर या v प्लस ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया, ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये बताने के पीछे कारण सुनिए। कारण ऐसा है, आपको कभी कभी सर्किट का पार्ट दिया नहीं जाता है, आपको कभी कभी ऐसा दिया जाता है। देखो ध्यान से क्या दिया जाता है, 2 ओम, ए कहा जाता है, बी कहा जाता है, +5 10 वोल्ट, ये सेगमेंट कह दिया जाता है। अब आपसे कहते हैं कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जबकि करंट की वैल्यू आपको दे दी गई है, करंट की वैल्यू दे दी गई है 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब देखो करंट इस सर्किट में कहां से कहां फ्लो होता हुआ दिख रहा है, ए से बी दिख रहा है या बी से ए दिख रहा है। तो देखो यहां पर करंट ए से बी हम फ्लो होता हुआ मान रहे हैं, तो डेफिनेटली ए का पोटेंशियल बड़ा है और बी का छोटा है। तो ए हायर मतलब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं मतलब -10। अब जितना करंट आया उतना करंट यहां चला गया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो बताओ कहां से कहां जा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब आप क्या कह सकते हैं -2 इंटू आई और माइनस लोअर पोटेंशियल दैट शुड बी इक्वल टू 0। VA माइनस VB इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू आई। तो VA माइनस VB इसे लिखा जा सकता है सीधा सीधा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 प्लस, तो ये आंसर आता है 30 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है। आगे और समझिए, मान लो ये E है, ये स्मॉल r है, ये आपके पास I है, ये पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है। करंट फ्लो होता हुआ यहां से बताया है, ये मान लीजिए आपके पास E है, समझिए, है ना। और मैं सर्किट का ये वाला पार्ट बोल देता हूं कैपिटल R है, यहां से यहां तक। मैं केवल A और B पे ध्यान दे रहा हूं, मैं कुछ समय के लिए R वाले पार्ट को छोड़ दे रहा हूं। ये इसलिए छोड़ रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि भाई जब ये पॉजिटिव पे एंटर हो रहा है, पॉजिटिव पे एंटर हो रहा है इसका मतलब चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो A पोटेंशियल एट A हायर माइनस ई क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस आई इंटू स्मॉल आर माइनस वी बी शुड बी 0। तो VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस आई आर, मतलब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर। देखो ये चार्जिंग के केस में V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में, फॉर डिस्चार्जिंग केस याद करो, पुराना देखो अपनी कॉपी में भी चेक करो, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। तो ये हमेशा याद रखना, देख लेना इस बात को कि जब चार्जिंग होगी तो V इक्वल टू E प्लस आई आर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है किससे, EMF से। क्योंकि देखो यहां पर क्या था, यहां पर ऐसा है E में से समथिंग सब्सट्रैक्ट हो रहा है, E में से समथिंग सब्सट्रैक्ट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब V छोटा है। यहां देखो क्या है, E में समथिंग ऐड हो रहा है मतलब V बड़ा है, मतलब जब भी बोला जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, जब भी बोला जाए क्या बड़ा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, तो समझ जाना चार्जिंग हो रही है। जब भी बोला जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा है तो समझ जाना डिस्चार्जिंग हो रही है। ये कभी कभी हिंट दी जाती है आप लोगों को।
तो ये बातें समझने के बाद आइए एक और क्वेश्चन को सीखिए जो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको मुझे बताना है किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन ऐसा है, ये पॉइंट ए है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव करके 20 वोल्ट आपके पास में बता दिया गया है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, एक बार फिर से आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम बता दिया गया है और ये पॉइंट बी बोला गया है। आपको ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीए माइनस वीबी, ये आपको निकालना है। अब देखो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। आप चेक कर लो करंट फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ए से बी फ्लो हो रहा है या बी से ए फ्लो हो रहा है। तो देखो यहां पर करंट ए से बी फ्लो हो रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल पर ए है, लोअर पोटेंशियल पर बी है। हायर पोटेंशियल पर ए है, लोअर पोटेंशियल पर बी है, करंट फ्लो हुआ, ये बैटरी या सेल का पॉजिटिव, ये बैटरी या सेल का नेगेटिव, ये सेल का नेगेटिव, ये सेल का पॉजिटिव, बराबर, ये सेल का नेगेटिव, ये सेल का पॉजिटिव। कई बार कह चुका हूं क्या सेल या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है? क्या सेल या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है? सर नहीं, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, वो तो चार्ज को एनर्जी देके भेज देती है। थका हारा चार्ज आया, एनर्जी दी, चल जा निकल। यहां से 5 एम्पियर करंट आया तो यहां से भी 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वापस से करंट आया, करंट आई आया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट आई आया, इधर से फिर से निकल गया करंट आई। अब देखो लिखना शुरू करते हैं। ए मतलब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -15, पॉजिटिव से नेगेटिव -3 इंटू 5, वापस देखो नेगेटिव से पॉजिटिव +20, पॉजिटिव से नेगेटिव -6 इंटू, वापस देखो करंट कितना है, I इंटू आर, 6 इंटू 5। नाउ नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हम कह सकते हैं +30। और बी कौन सा पोटेंशियल पर है? बी लोअर पोटेंशियल पर है या बी हायर पोटेंशियल पर है? तो बी लोअर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल है मतलब -VB शुड बी 0, या ऐसा भी लिखते हैं VA -15 -3 इंटू 5 +20 -6 इंटू 5 +30, दैट शुड बी इक्वल टू VB। बात बराबर है, तो आप सीधा सीधा लिख पाओगे -15 +20 +30 +30 इक्वल टू VB। +30 -30 कैंसल, -15 -30 -30 +20 -10, तो VA माइनस VB की वैल्यू को 10 वोल्ट लिखा जा सकता है। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहां पर हमने अभी सीखा, अब बोलिए, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ये कैपिटल आर है, बराबर है, ये पॉजिटिव, ये प्लस, ये माइनस, ये ई आपके पास अवेलेबल है। अब बताइए ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है? ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है? पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता वो बताया गया है। अब जब पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता वो बताया गया, मतलब ये चार्जिंग का केस है या डिस्चार्जिंग का केस है? तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग का केस है, करंट यहां पर आया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, फिर करंट इधर से आई आया, इधर से गया करंट, वापस से आई, फिर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये ए बी सी डी। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पावर निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? पावर निकाल रहे हैं। और पावर किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं? तो हम आर के अक्रॉस पावर निकाल रहे हैं। भाई आर है क्या? तो आर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आर कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालना चाहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, I2R होता है। I मतलब क्या होता है? तो I मतलब करंट इन द सर्किट होता है। आप करंट निकाल लेते हैं, करंट क्या होगा? ए से बी कुछ है क्या? तो ए से बी कुछ भी नहीं है। बी टू सी चेक करो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव -IR, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव -I इंटू स्मॉल r, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव +E, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू आ गया I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I इक्वल टू आ गया आपके पास में E कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आ चुका आपके पास में करंट। अब आइए, पावर की वैल्यू लिखी जा सकती है I² इंटू R। I कितना है? तो I को चेक कर लो, ये है E अपॉन R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R। तो पावर को लिख सकते हैं आप P इक्वल टू E² अपॉन R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R। अब देखो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, यहां जो मैं बोल रहा हूं ये JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार नीट में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। आप HC वर्मा जी की किताब पढ़ेंगे,
करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का टॉपिक है हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें वर्कआउट एग्जांपल वाला क्वेश्चन है। मतलब 2019 में जो प्रॉब्लम आया है वो कहीं ना कहीं एचसीवी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है। या आप किसी भी टेस्ट एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, स्टेट बोर्ड की किताब पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा, पूछा जाएगा इन शॉर्ट में कि सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर मैक्सिमम कब मिलेगा। भाई सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पावर मैक्सिमम कब मिलेगा ये बताना है। तो कब, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो, याद करो ध्यान से, जब भी क्या निकालना हो, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं। अब ये पहचानना जरूरी होता है बदलता कौन है, मतलब वेरिएबल क्या क्या है। तो यहां पावर मैक्सिमम चाहिए। अच्छा ई क्या है, तो ईएमएफ है। ईएमएफ ऑफ सेल कांस्टेंट होता है या बदलता है? सर थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। भाई मार्केट से गए 10 रुपए का सेल खरीद के लाए जो बैटरी के अंदर लगाते हैं, बराबर है ना। अब वो सेल लेके आ गए और आपने घड़ी के अंदर लगा दिया, तो सेल के लगाने से घड़ी बदलेगी क्या? क्या आपने सेल लगाया तो लाल कलर की घड़ी, दूसरा सेल लगाया तो काले कलर की घड़ी, घड़ी बदलती है क्या? तो सेल के लगाने से घड़ी नहीं बदलती। हां यह जरूर है कि सेल के लगाने से करंट फ्लो होना शुरू होता है। मतलब सेल के लगाने से घड़ी नहीं बदलती, मतलब ई चेंज नहीं होता, स्मॉल आर उस सेल का चेंज नहीं होगा। बदलेगा क्या? घड़ी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी और बड़ी घड़ी। घड़ी बदल गई मतलब आर बदल गया, आर बदल गया मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदल गया। तो आर के बदलने से पावर बदल जाएगा। तो आर क्या हुआ? भाई पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पावर आर पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल आर पर। तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट करना होता है। तो dp by dr दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आइए dp by dr करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ई स्क्वायर कॉमन निकाला, डिफरेंशिएशन ये आ गया आपके पास में r अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब यहां पर u by v का फॉर्मूला लग सकता है, यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर u by v। तो देखिए u by v का फॉर्मूला कैसे लगने वाला है, हम ये लगाएंगे डिफरेंशिएशन u by v, तो इसे लिखा जाएगा v स्क्वायर, v ऊपर du by dr माइनस u ऊपर u बाहर dv by dr। अब थोड़ा चेक करना u के प्लेस पर क्या है। भाई ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब चेक कर लो, u के प्लेस पे r है और v के प्लेस पे r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर है। तो हमने डिफरेंशिएशन d by dr ई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पे लिख दिया r अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसे लिख दिया r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो ये आ जा r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन d बाई डी आर। u के प्लेस पे क्या है, तो u के प्लेस पे आपके पास r है, माइनस r बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन कितना है, तो r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब आइए इसको जीरो से इक्वेट करना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है, जबकि इसमें ई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो देखो बेटा, जीरो डिवाइड बाई ई स्क्वायर तो जीरो हो गया, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर ये इक्वल टू जीरो हो गया, डी बाई डी आर आर की पावर 1 माइनस आर, इससे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर इंटू स्मॉल आर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आइए समझते हैं। हम इसको हमें जीरो से इक्वेट करना है। नाउ डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर, आर की पावर 1 आ जाएगा 1, तो आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन, अच्छा आर मतलब क्या है, स्मॉल आर मतलब क्या है, तो स्मॉल आर का मतलब कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। मैं डायरेक्ट इसे कांस्टेंट ही लिख देता हूं, क्योंकि भाई आर स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का स्क्वायर कांस्टेंट। अब ये ट्वाइस आर ट्वाइस स्मॉल आर कॉमन निकला, डी बाई डी आर आर की पावर 1, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम यहां लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस आर, ये आ गया 2r, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये ट्वाइस स्मॉल आर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आर प्लस स्मॉल आर निकल जाएगा। तो आर प्लस स्मॉल आर जैसे कॉमन निकला, अंदर बचा आर प्लस स्मॉल आर,
माइनस 2r दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसे कहा जा सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, वापस सुनना, जब सेल का कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तब सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो देखो पावर क्या था, ई स्क्वायर इंटू आर। मैक्सिमम पावर निकालना है तो आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आई की वैल्यू लिखी थी ई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पी मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं आप, या तो स्मॉल आर के इक्वल कैपिटल आर कर दो या आर के इक्वल स्मॉल आर कर दो, बात तो बराबर है। तो लिख दिया ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो आपके पास मैक्सिमम पावर जो आएगी वो आएगी ई स्क्वायर आर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, इसे लिखा जा सकता है ई स्क्वायर अपॉन आर 4r। तो मैक्सिमम पावर दैट विल बी ट्रांसफर्ड विल बी 4 कैपिटल आर, और कैपिटल आर को भी आप स्मॉल आर लिख सकते हो, तो आप इसे सीधा सीधा लिख पाओगे ई स्क्वायर 4 इंटू स्मॉल आर। तो यह मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी उसे कुछ इस तरह से बताया जा सकता है। हाँ बच्चों, पावर ट्रांसफर हो गया, मैक्सिमम पावर निकाल लिया, पावर की इक्वेशन हो चुकी है। अब कभी कभी क्या होता है सर्किट में, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो एग्जाम में, तो आपको दो टर्म यूज करता है इसी सेल के अंदर ही कभी कभी आते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय। और वो दो टर्म ऐसे होते हैं कि भाई मान लो आपके पास में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये सेल है, ये स्मॉल r है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस 10 वोल्ट है, 0.5 है, और आपके पास में दे दिया 10 ओम है, ऐसा बता दिया, बराबर है। अब ऐसा बताने के बाद क्या बोलेगा, ऐसा बताने के बाद बोलेगा कि आप बताओ पहले तो कि सर्किट में कितना करंट है, सर्किट में कितना करंट है, ये पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन पूछा सर्किट में करंट निकालने के बाद में स्मॉल r 9.5 और 10 वोल्ट का ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है इसके बारे में ग्राफ बनाओ। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब a एंड b को ओपन कर दिया जाए, जब a एंड b को ओपन कर दिया जाए तो ओपन करने पर आप ये बता दो, ओपन करने पर ये बता दो कि भाई करंट की वैल्यू कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब A और B को ओपन कर दिया जाए तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यह बता दो। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप A और B को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। देखो हमारे दिमाग में शॉर्ट वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है शॉर्ट सर्किट हो गया। घर में जैसे ऐसे खड़खड़ की आवाज आती है, लाइट बंद हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, बल्ब फूट गया, खराब हो गया, लाइट एकदम जली और फिर बंद हो गई, तो आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वहां पर शॉर्ट सर्किट और यहां पर शॉर्ट सर्किट में अंतर होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो शॉर्ट सर्किट आप जो सोच रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट अलग है, मतलब जो क्या मतलब है उसका यहां पर हम सीखेंगे। तो जब ए बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो करंट की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, और उसके बाद पोटेंशियल और आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, पोटेंशियल और आर का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोगों को। चलो पहले समझते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं कि पहले निकालना क्या है। पहले करंट निकालना है। करंट निकालने का आसान तरीका मैं मान लेता हूं, आई जहां एंटर किया पॉजिटिव, एग्जिट किया नेगेटिव, वापस से इधर आया पॉजिटिव से नेगेटिव। अब समझना ध्यान से, हम मान लो ए बी सी डी ऐसा लिख लेते हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं डी ए, या ए बी सी डी लिखते हैं डायरेक्टली, हम ए बी सी डी ए में पूरा करंट निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, ए से बी गया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -9.5 इंटू आई, फिर बी से कुछ है क्या, तो बी से कुछ भी नहीं है ना। सी से डी की हम बात करते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव -i इंटू 0.5, अब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब +10 दैट इज इक्वल टू 0,
तो हम कह सकते हैं 10i दैट इज इक्वल टू 10, तो i इक्वल टू कितना एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर आ चुका है। तो i की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाती है। अब समझिए ध्यान से, i की वैल्यू 1 एम्पियर आ चुकी है। अब अगर बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाल दो, तो i इंटू 9.5, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आ गया 1 इंटू 9.5, और 1 इंटू 9.5 को 9.5 वोल्ट लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन 9.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आ चुका है आपके पास में 9.5 वोल्ट। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब समझिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 9.5 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इंटू स्मॉल आर है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यह आ गया 0.5 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक बात और सोचना, चेक कर लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 वोल्ट, उसका डिवीजन कैसे हुआ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आया 9.5 प्लस 0.5, तो आंसर कितना आया टोटल का, तो 10 वोल्ट आया। अब जब टोटल का आंसर 10 वोल्ट आया, बराबर है, देखिए अब क्या बोला गया है। अब हमें ओपन सर्किट में बिहेवियर कैसा होगा बताना है। तो देखो, हमने एक जनरल केस बना लेते हैं इसको, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और उसके बाद हम इसे प्लॉट कर लेंगे। यहां E की वैल्यू है 10, स्मॉल r है 0.5, और A, B, C और D, तो AB के अक्रॉस R दे रखा है। हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे, फिर ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट कर देंगे मतलब कट कर देंगे। देखते हैं कैसे। बैटरी का बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, करंट निकला I, करंट यहां से निकला I, यहां एंटर हुआ पॉजिटिव, एग्जिट हुआ नेगेटिव, एंटर हुआ पॉजिटिव, एग्जिट हुआ नेगेटिव, यहां से यहां तक करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, फिर से एग्जिट हुआ नेगेटिव। मतलब जहां से फ्लो होता है हायर पोटेंशियल, कहां पे जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। भाई ए से बी गए, कुछ है क्या, तो माइनस आई इंटू आर, पॉजिटिव से नेगेटिव, कहां की तरफ गए, नेगेटिव। वापस देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस आई इंटू स्मॉल आर, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस ई, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ई को सीधा सीधा लिख सकते हो आप आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ई को लिख सकते हैं V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो ई को क्या लिखा जा सकता है, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अरे भाई V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या अक्रॉस A टू B, आई इंटू आर। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा, आपसे कहा है, क्वेश्चन में कहा था कि आप जब ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट कर दो, इसका मतलब क्या कर दो, इसका मतलब जब आप यहां से कट कर दो। अब सोचो, आपके घर में एक पंखा है, चल रहा है, पता नहीं आपका मूड क्या हुआ, आपने कैंची निकाली प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक का हैंडल है, कट कर दिया उसका पंखे का जो ऊपर का वायर होता है। अब बताओ पंखा चलेगा क्या? आप बोलेंगे क्या पागल बातें कर रहे हो सर, जब आपने वायर ही कट कर दिया तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं तो पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो वायर कट किया मतलब करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हुआ मतलब ओपन सर्किट हुआ। कौन सा सर्किट हुआ? ओपन सर्किट। तो यहां करंट जीरो कर दो, करंट जीरो कर दो, तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। तो ए बी के अक्रॉस जो आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो 10 वोल्ट ही होगा। मतलब इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर होगा 10 वोल्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, दैट विल बी 10 वोल्ट। मतलब क्या, जब भी ओपन सर्किट कर दिया जाए तो जिसको ओपन सर्किट किया गया उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो सेल का ईएमएफ होता है। अगर सेल अकेला है तो, सेल एक से ज्यादा होंगे तो चेंजेस आएंगे, पर यहां सेल अकेला है इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं। मतलब हमने अभी ये सीख लिया कि जब I इक्वल टू 0 होता है फॉर ओपन सर्किट, जब I 0 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ईएमएफ के इक्वल होता है। या ये कह सकते हैं जब I 0 होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E के इक्वल होता है। ये हमने सीखा, ये हो गया I का मतलब। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना। ओपन सर्किट के बाद हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। बच्चों, शॉर्ट सर्किट को लेकर बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। भाई हमारे घर में बचपन में जो सीखा है शॉर्ट सर्किट का मतलब कुछ फूट गया, बल्ब खराब हो गया, टूट गया, करंट सडन बढ़ा और खत्म हो गया,
वायर जल गई तो आप और हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लेकिन वायर जल गई मतलब कट गई, कट गई मतलब करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया मतलब कौन सा सर्किट था, ओपन सर्किट था या शॉर्ट। मतलब जिसको हम शॉर्ट कहते हैं एक्चुअलिटी में वो ओपन है। फिर सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? भाई शॉर्ट सर्किट का मतलब ए से बी के बीच में क्या कनेक्ट है, बताओ भाई ए से बी के बीच में क्या कनेक्ट है? तो ए से बी के बीच में रजिस्टर कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? रजिस्टर कनेक्ट है। भाई ए से बी के बीच में रजिस्टर कनेक्ट है, बराबर है ना, रजिस्टर कनेक्ट है मतलब कंडक्टर कनेक्ट है। आप उसे एक ऐसे कंडक्टर से रिप्लेस कर दो, एक ऐसी वायर से रिप्लेस कर दो जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, होता नहीं है मान लो, काल्पनिक बात है, तब शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। मतलब वापस समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे अभी कहा कि अभी तक पहले ए से बी के बीच में एक आर कनेक्टेड था, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एक वायर से रिप्लेस कर दो, एक ऐसा अटैचमेंट कर दो जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। रेजिस्टेंस जीरो तो ध्यान से सुनना, VAB दैट इज इक्वल टू I इंटू RAB, VA माइनस VB हायर माइनस लोअर, I इंटू जीरो। मतलब पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा? मतलब यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब करंट तो है, रेजिस्टेंस जीरो है। भाई करंट तो है, रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए पोटेंशियल सेम है। इसलिए कई बार सर्किट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बार बार बताता हूं कि यहां का पोटेंशियल जीरो तो यहां का पोटेंशियल जीरो है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो शॉर्ट सर्किट आ गया, मान लो ये 10 वोल्ट है और ये आपके पास 0.5 है। अब हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ लगा देते हैं, E इक्वल टू आई आर, तो स्मॉल r इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, तो I इक्वल टू आई, तो 100 डिवाइड बाय 5, और 100 डिवाइड बाय 5 कितने एम्पियर आया? मतलब देखो पहले जहां पे करंट 1 एम्पियर था, सुनना ध्यान से, पहले जहां पे करंट 1 एम्पियर था वही शॉर्ट सर्किट करने के बाद 20 एम्पियर है, 20 टाइम्स लार्ज हो गया। करंट बढ़ा या कम हुआ? भाई शॉर्ट सर्किट करने पर करंट बढ़ा या कम हुआ? तो करंट बढ़ गया। शॉर्ट सर्किट करने पे करंट बढ़ गया, करंट मैक्सिमाइज हो गया। तो हम कह देते हैं जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, या ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, या आर की वैल्यू बिटवीन ए एंड बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगी वो जीरो से रिप्लेस कर दी जाएगी। तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू E बाय स्मॉल r आएगी। तो देखो ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये है V, ये आपके पास में I। देखो पोटेंशियल, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। अच्छा मैं पूछता हूं, अगर आप y एक्सेस पे हो तो x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? अगर आप y एक्सेस पर हो तो x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो x का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो मान लो जब करंट जीरो हो जाए, x का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, मतलब करंट जीरो हो जाए। और करंट जीरो कब हो जाए? तो करंट जीरो तब हो जाए जब कौन सा सर्किट हो? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? बोलो भाई ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? तो ओपन सर्किट की बात की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसे कहते हैं E। तो ये आ गया आपके पास में E की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू, जिसे आप नाम दे रहे हैं E। और देखो वापस एक बात और सुन लीजिएगा, ये डिस्चार्जिंग का केस था, तो डिस्चार्जिंग के केस में मैंने बताया था E इक्वल टू आता है V प्लस आई आर। वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं E या V कह लीजिए, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। आपको एक्स एक्सिस पे स्मॉल r स्मॉल I में प्लॉट करना है आपको, ठीक है ना? ये हमने पहले भी सीखा था। तो हम प्लॉट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से E इक्वल टू आई इंटू स्मॉल r इंटू आई इंटू वी। अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मानता हूं तब जान लीजिए, इससे अगर ना भी समझा जाए, मान लो हम इससे ही समझते हैं डायरेक्टली कि भाई एक्स एक्सेस होगा, जब एक्स एक्सेस होगा मतलब करंट वाला ग्राफ होगा तो y का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और y का कोऑर्डिनेट जीरो होगा मतलब VAB जीरो होगा, VAB जीरो होगा, VAB जीरो होगा। मतलब मान लो कहीं पर कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जहां पर हम कह सकते हैं I कॉमा
ए से बी तक का तो वैल्यू 0 है, हम इसे कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं x 0 मतलब करंट 0 और ये E मैक्सिमम है, मतलब I कॉमा E, वापस से यहां पर I कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ये V। तो हम जब इस ग्राफ को ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट टाइप का नेचर इसका होता है और यहां पर ये मिलता है, तो हम यहां से इसका बिहेवियर समझ सकते हैं। ये जो सर्किट कहलाया, जब करंट 0 हुआ तो इसे कौन सा सर्किट कहा गया? इसे कहा गया ओपन सर्किट। और जब करंट एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, बिकॉज ऑफ ए से बी के बीच में शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, तो इसे कहते हैं कौन सा सर्किट? शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, इसे शॉर्ट सर्किट कहा जा सकता है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। आपने इस सेल को कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 से, जिसका 2 ओम रेजिस्टेंस है। जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट किया, मैं R1 यहां पे लिख देता हूं, R1 इक्वल टू 2 ओम, तो I1 इक्वल टू कितना है? 0.5 ओम एम्पियर। पर जब आपने इसी सेल को किसी नए रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, तो करंट 0.2 एम्पियर हो गया। रेजिस्टेंस है आपके पास में 5 ओम, तो करंट की वैल्यू जो आ गई है वो 0.25 एम्पियर आ गई है। मतलब अगर मैं इसे I मानता हूं तो ये I/2 कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आपको E और स्मॉल r दोनों बताना है। यू हैव टू आंसर अबाउट E एंड स्मॉल r बोथ। चलो हम समझते हैं इसको कैसे निकाला जाए। भाई यहां पर करंट I1, रेजिस्टेंस R2, अब समझना ध्यान से, ये R1 अभी हम लोगों ने सीखा था भाई, A B C D, इसे कह सकते हैं A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। A से B कुछ भी नहीं, B से C जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, वापस C से D कुछ भी नहीं, D से जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, बराबर है। तो हम आते हैं इसमें इक्वेशन में लिखते हैं, A से B कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, B टू C, तो इससे लिख सकते हैं आप -I1 R1, ओके। C टू D कुछ है क्या? तो C टू D कुछ भी नहीं है, मान लो ये भी I1 है। अब हमें D टू इधर इस तरफ जाना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव -I1 R। अच्छा, बैटरी या सेल का ये वाला जो पार्ट होता है छोटा वाला, मतलब लोअर, और बड़ा वाला मतलब क्या कहलाएगा? हायर या लोअर? तो ये हायर कहलाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं +E, दैट शुड बी इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे सेकंड भी लिखते हैं, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, वापस A डैश। करंट कितना? तो I2 करंट, ये I2 करंट, फिर से I2 करंट, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां से फ्लो हो रहा है मतलब पॉजिटिव, और ये आपके पास नेगेटिव। तो आइए A डैश B डैश, A डैश B डैश कुछ है क्या? तो A डैश B डैश कुछ भी नहीं है। नाउ B डैश C डैश चेक कीजिए, तो B डैश C डैश पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब -I2 इंटू R2। नाउ C डैश D डैश, C डैश D डैश चेक कीजिए, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। D डैश से A डैश, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये आ गया -I2 इंटू R प्लस E, दैट शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे पहले स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख सकता हूं पहली वाली इक्वेशन को E इक्वल टू I1 कैपिटल R1 प्लस I1 इंटू स्मॉल r। दूसरी वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं I2 इंटू कैपिटल R2 प्लस I2 इंटू स्मॉल r। अब अगर मुझे केवल स्मॉल r निकालना है तो मैं इसे कहता हूं लेट A एंड B, तो A और B को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो A और B को सब्सट्रैक्ट करने पर E माइनस E आ गया, I1 R1 प्लस I1 R माइनस I2 R2 माइनस I2 R, I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I1 R माइनस I2 R। मुझे R चाहिए, तो मैं सीधा लिख सकता हूं I2 R2 माइनस I1 R1, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r कॉमन I1 माइनस I2, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। तो स्मॉल r कैन बी रिटन I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन कितना? I1 माइनस I2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो स्मॉल r को हम लिख दें,
स्मॉल आर कैन बी रिटन I2 R2 माइनस I1 R1 अपॉन कितना I1 माइनस I2। मुझे E निकालना हो तो E कैसे निकाला जाए भाई? अगर E निकालना है, दोनों इक्वेशन में चेक कर लो, अगर E निकालना है तो मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? मुझे अगर E निकालना है तो R को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, R को एलिमिनेट करना है तो A और B में चेक करो। मैं चाहता हूं R हट जाए, स्मॉल r हट जाए, स्मॉल r चला जाए। यहां I1 है और यहां I2 है, तो ये सब्सट्रैक्ट तभी हो सकता है कि अगर यहां पर I1 है और यहां I2 है तो दोनों जगह सेम हो जाए। तो यहां I1 है तो मैं इस इक्वेशन में I2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, A2 I1 I1 I2 R1 I1 I2 स्मॉल r। अब यहां I2 है तो मुझे I1 की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर, तो मैं I1E I1 I2 R2 प्लस I1 I2 इंटू R स्मॉल r लिखा जा सकता है। मान लो ये C और D, मुझे E चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो C को D से सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? ये आएगा I2E माइनस I1E, I2E माइनस I1E इक्वल टू I1 I2 R1 I1 I2 R2 I1 I2 R1 I1 I2 R2। अब प्लस देखो I1 I2 स्मॉल r I1 I2 स्मॉल r माइनस I1 I2 स्मॉल r I1 I2 स्मॉल r, ये कैंसिलेशन हो गया। E कॉमन निकला I2 माइनस I1 I2 कॉमन निकला, बचा क्या? R1 माइनस R2 I1 I2 R1 माइनस R2 I2 माइनस I1। तो चेक कर सकते हो, देखो यहां पर हमें I1 I2 दोनों गिवन है, R1 R2 दोनों गिवन है, तो E की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमने यहां पर EMF निकालने का तरीका इजीली सीख लिया। देखो बच्चों, सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट इकट्ठी आपके पास हो चुकी है। अब पता क्या करना है? अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझना है कि सेल को कंबाइन किस तरह से किया जाता है, हाउ सेल्स आर कंबाइन, कंबाइन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये दोनों बातें हमको समझनी है। भाई देखो, सेल को कंबाइन करने का कारण ऐसा होता है, जैसे मैं बोलूं आपके पास एक तराजू है, तराजू में आपको सब्जी को तोलना है। मेरा लैंग्वेज ध्यान से सुनते जाइएगा। आपके पास एक तराजू में सब्जी को तोलना है, 10 किलो सब्जी तोलना है। आपके पास में सब्जी का तोलने का मेजर 1 ही किलो का है, 1 kg का। तो आप क्या करोगे भाई? पहली बार क्या करेंगे पता है आप? पहली बार एक थैली लेंगे, 1 किलो का मेजर इधर रखेंगे 1 kg का। पहली बार बैलेंस इक्वेट हुआ, 1 किलो की थैली आ गई, तो मैं अब 1 किलो की जो थैली उसको बांध दूंगा, 1 kg के साथ वापस से रख दूंगा, तो इधर कितना हो गया बोलो? तो 1 kg प्लस 1 kg 2 kg हो गया। तो वापस जब तोलूंगा 2 kg आ जाएगा, 2 kg फिर से उठाऊंगा, इधर रख दूंगा, 2 kg प्लस 2 kg कितना हो गया? 4 kg हो गया। फिर इधर आ गया 4 kg हो गया, 4 कितना हो गया? 8 kg हो गया। मतलब जब हमें ऐड करना हो, कभी कभी सर्किट में रिक्वायरमेंट होती है करंट बढ़ा दो, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी में सर्किट में रिक्वायरमेंट होती है कि करंट तो बढ़ा दिया आपने, अब करंट मत बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, बैटरी बढ़ा दो। भाई आप एक सेल खरीदते हैं मार्केट से कभी, लेकिन टॉर्च को चालू करने के लिए केवल एक ही सेल लगता है क्या? तो आप देखोगे टॉर्च को चालू करने के लिए केवल एक सेल नहीं लगता, एक के साथ साथ बहुत सारे सेल लगते हैं टॉर्च को चालू करने के लिए। बराबर है, हो सकता है 2 लग जाएं, 3 लग जाएं। तो तीनों को ऐसा अरेंज करते हो आप, ऐसा रखा, फिर दूसरा पास में रखा, फिर तीसरा पास में रखा। तो जो सेल को अरेंज करते हो ना आप, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उन्हें अरेंज किया गया है। तो देखो हम बेसिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मान लो आपके पास सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E1, E2 आपके पास रेजिस्टेंस R2, E3 रेजिस्टेंस R3, EN और रेजिस्टेंस आपके पास है RN। आपने इसे कनेक्ट कर दिया है किसके अक्रॉस? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है करंट कितना है, ये सब बताइए, और करंट की वैल्यू जो होगी वो किस तरह से आएगी, वो आपको वैल्यू को निकाल के बताना है। उसमें स्पेशल केस भी बताना है कि सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, पूरा इक्वल हो जाए, उसके बाद सेल का EMF भी इक्वल हो जाए, तो करंट कैसा आएगा। फिर आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसी होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, व्हाट विल बी द कंडीशन जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। आइए
भाई हमने ऐसे सर्किट में देखा सबके प्लस लेफ्ट की तरफ है और सबके माइनस राइट की तरफ है, सबके प्लस लेफ्ट की तरफ है, सबके माइनस राइट की तरफ है, बराबर है। पर अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या करो, सर्किट में या तो क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लो या एंटी क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लो। वापस ध्यान रखना, सर्किट में क्या करो, या तो क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लो या एंटी क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर लो। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, आइदर एज्यूम क्लॉकवाइज करंट और एंटी क्लॉकवाइज करंट। मैंने ऐसा करंट मान लिया, मैंने आई करंट माना, करंट एंटर हुआ पॉजिटिव, एग्जिट हुआ नेगेटिव, करंट यहां से गया आई, फिर से गया आई आया, यहां एंटर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, बराबर है ना। ऐसा करते हैं हम, ए से बी, बी से सी, सी से डी समझ लेते हैं। चलिए ए टू बी चलते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। ए टू बी गए तो बताओ क्या आएगा, करंट आई, पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस आई आर। बी टू सी गए, कुछ है क्या, तो बी टू सी कुछ भी नहीं है, तो सी टू डी आप बात कर लीजिए, आई माइनस आई आर एन, माइनस आई इंटू आर एन, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई एन, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस आई इंटू आर थ्री, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई थ्री, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस आई की तरफ, क्योंकि देखो बैटरी पे जितना करंट यहां से आई आएगा उतना ऐसे पास कर देगा, जितना आई आएगा उतना ये पास कर देगा, जितना आई आएगा उतना ये पास कर देगा, जितना यहां पर आएगा उतना ये पास कर देगा, जितना आएगा उतना पास कर देगा, बराबर है ना। E3 तक आ गए ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस आई आर टू, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E2, पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस E1 इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश या डैश EN, ऐसा लिखा जा सकता है। बाकी सब उधर पहुंचा दो, I कैपिटल R, I स्मॉल r1, I स्मॉल r2, I स्मॉल r3, I R स्मॉल rn, लास्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस। हर जगह से I कॉमन निकल गया, E1 प्लस E2 प्लस C3 डैश डैश डैश, ये आ गया आपके पास EN, यहां से कॉमन निकला I कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये Rn लिखा जा सकता है। तो आइए I को क्या लिखा जा सकता है, तो I को लिखा जा सकता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश 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 EN डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, देखो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 Rn। अच्छा, आप स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस में आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ई नेट मतलब नेट ईएमएफ कैपिटल R, लेकिन यहां नोटिस करना कैपिटल R का कोफिशिएंट 1 है। जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करोगे ना आप, जब भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करोगे तो कोशिश करना कि R का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाओ, कोशिश करना R का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाओ। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर क्यों, कारण क्या, भाई R कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बाकी ये जो सब मिल रहा है ये किसका इक्विवेलेंट मिल रहा है, ये किसका इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिल रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं इसे R नेट कह देता हूं। तो यहां नोटिस करना R नेट कितना है, तो R नेट है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn, और E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश 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 EN, उसे मैंने E नेट कह दिया। आइए आप समझिए थोड़ा ध्यान से, सोचिए सब इक्वल हो जाते तो क्या करते, सब इक्वल हो जाते तो क्या करते, ये E ये R, ये E ये R, E ये R, ये EN ये R। ऐसी स्थिति में अगर सब इक्वल हो जाते तो आप क्या करते, तो सब इक्वल होने पर आप ऐसा करते, देखो क्या करते, आप लिखते I इक्वल टू, अच्छा E प्लस ई ओनली 2 होते हैं, E प्लस ई, तो आंसर आता है 2E, आंसर क्या आता है 2E। अच्छा E प्लस ई 3 होते तो आंसर क्या आता है 3E। E प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4 टाइम्स होते,
e प्लस ई 2e, 2e प्लस ई 3, 3 प्लस ई 4e, 4e होते। तो n टाइम्स होते तो n टाइम्स क्या लिखते? तो n टाइम्स लिखते आप ne। क्या लिखते बच्चों? ne। यहां तक लिख सकते थे। अब समझने पे ध्यान देना। आर नेट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 डैश 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 Rn। अब क्या है आर नेट में? समझो अगर आर नेट में ये R प्लस R प्लस R प्लस R डैश 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 हाउ मेनी टाइम्स? तो n टाइम्स। अब समझना बेटा, R प्लस R ओनली 2 होते तो क्या आता है? तो R प्लस R 2R। R प्लस R प्लस R 3 टाइम्स आते तो कितना आता? 3R। R प्लस R प्लस R प्लस R 4 टाइम्स होते तो आता 4R। तो बोलो n टाइम्स होते आर नेट तो कितना आता? तो n टाइम्स आता nr। तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस विल बी nr, दिस विल बी nr। अब देखो पावर ट्रांसफर करने वाली बात करें हम, कि पावर ट्रांसफर करने की हम बात कर रहे हैं, कैसे पावर ट्रांसफर होगी हम ये बात कर रहे हैं। तो पावर ट्रांसफर करने पर हमने बोला था पावर इक्वल टू होता I स्क्वायर इंटू आर, और मैक्सिमम पावर तभी होता है I स्क्वायर इंटू आर में जब स्मॉल r की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू में से ज्यादा अच्छा ऐसा कहता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू? तो नेट वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो पावर मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? तो पावर मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम पावर देखो क्या लिखेंगे हम, ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये रहा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जब R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, मतलब NR हो जाएगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से NE अपॉन R प्लस NR का होल स्क्वायर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। आइए P मैक्स, देखो क्या बात है, यहां पर हम P मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से कैपिटल R शुड बी इक्वल टू स्मॉल nr। तो ये लिख दो n स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय nr प्लस nr का होल स्क्वायर प्लस इंटू nr, n स्क्वायर ई स्क्वायर nr प्लस nr 2nr, 2nr का स्क्वायर 4n स्क्वायर r स्क्वायर इंटू nr। अच्छा ये nr और ये nr कैंसल, तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है, तो n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास में nr आता है n स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से n स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर में केवल, ठीक है, तो n बचेगा n ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होगी वो होगी n ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इसमें होने वाली। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।